नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 11 के एमसीक्यू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, धारा 159 में प्रावधान है। ऑप्शन ए नागरिक सर्वेक्षण का, ऑप्शन बी मास्टर विकास योजना का, ऑप्शन सी अन्य योजना तैयार करने का, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, नगर पालिका विकास योजना के प्रयोजन के लिए किसके साथ समन्वय स्थापित करेगी? पहला ऑप्शन है ए जिला योजना समिति, ऑप्शन बी राज्य के मुख्य नगर नियोजक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला तीसरा प्रश्न है, योजना व समय को सुमेलित कीजिए। इस तरफ योजनाएं दी गई हैं और इस तरफ समय या कालावधि दी गई है। ए पर है मास्टर विकास योजना और इधर 5 वर्ष, बी निष्पादन योजना, सेकंड नंबर 1 वर्ष, सी वार्षिक नगरपालिका योजना और थर्ड नंबर 20 वर्ष। यदि इनको सम्मिलित करें तो मास्टर विकास योजना की जो कालावधि होती है वह 20 वर्ष, निष्पादन योजना की कालावधि 5 वर्ष और वार्षिक नगरपालिका योजना की कालावधि 1 वर्ष। A3 B1 C2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी A3 B1 C2। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। धारा 159 की यदि हम बात करें तो इस धारा के अंदर नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना व अन्य योजनाओं को तैयार करने के बारे में बात करी गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि नगर पालिका नगर के समेकित विकास के लिए और नियोजित विकास के लिए और वहाँ की भूमि के संतुलित उपयोग के लिए किसी प्रकार की मास्टर विकास योजना या अन्य योजनाएं तैयार करेगी। और जब नगर पालिका इस प्रकार की योजनाएं तैयार करेगी तो वह जिला योजना समिति और राज्य के मुख्य नगर नियोजक के साथ समन्वय स्थापित कर सकती है, अर्थात उनसे सलाह और मशवरा कर सकती है। हमने ये भी देखा था, यदि कोई बड़ा नगर है तो वहाँ महानगर योजना समिति होगी, तो उसके साथ भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद हमने इस धारा में योजनाओं के लिए कालावधि देखी थी, जिसमें मास्टर विकास योजना 20 वर्ष के लिए, निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए और वार्षिक नगरपालिका योजना 1 वर्ष के लिए समय दिया गया है। आगे हमने इस धारा में दूसरा पॉइंट यह पढ़ा कि नगर पालिका राज्य सरकार के निर्देश पर यदि चाहे तो इसी प्रकार की अन्य योजनाएं प्रत्येक वार्ड के लिए भी बना सकती है। और आगे हमने इस धारा में यह पढ़ा कि मास्टर विकास योजना इससे किन किन मामलों में उपबंध किए जा सकते हैं। तो जिसकी एक लंबी सूची थी, जैसे हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया, उम्मीद करता हूँ वह सूची आपने वहाँ जाकर जरूर पढ़ी होगी। तो उस सूची के जो विषय थे उनकी बात करें तो वहाँ देखा था कि मास्टर विकास योजना लोक उपयोगिता के जो विषय होते हैं, जैसे हम बात करें तो यातायात में आपके सड़क, रेल मार्ग, बस अड्डे, हवाई अड्डे इत्यादि के बारे में ये योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। और हम बात करें तो विद्युत पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन इत्यादि से संबंधित विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उद्यानों, मनोरंजन पार्कों, पर्यटन स्थलों, उद्योग केंद्रों, जिला उद्योग केंद्रों, प्रदर्शन स्थलियों इत्यादि के लिए भी उपबंध किए जा सकते हैं। और किस जगह पर नगरपालिका क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, कहाँ आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएंगी, इस प्रकार के सभी योजनाएं मास्टर विकास योजनाओं या अन्य योजनाओं के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो यह धारा 159 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा के क्वेश्चन और ये धारा हमने रिवाइज की है वो आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, धारा 160 में प्रावधान है। ऑप्शन ए योजना का प्रारूप तैयार करने का, ऑप्शन बी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, धारा 160 के तहत बनी सलाहकार समिति में शामिल हैं। ऑप्शन ए नगरपालिका के सभी सदस्य, ऑप्शन बी उद्योग वाणिज्य संगमों के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी नगर के शैक्षिक संस्थान के 6 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी नगर के गैर सरकारी संगठन से 6 प्रतिनिधि, ऑप्शन ई नगर के 6 प्रमुख नागरिक, ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका F, उपरोक्त सभी, अर्थात ये सभी लोग सलाहकार समिति में शामिल होंगे। छठवां प्रश्न है, योजना मंजूरी की प्रक्रिया का क्रम है। 1 नंबर पर है योजना प्रारूप तैयार करना, 2 नंबर पर है राज्य सरकार के पास भेजना, 3 नंबर पर है सुझाव आक्षेप आमंत्रित करना, 4 नंबर पर है सुझाव आक्षेप पर विचार करना और 5 नंबर पर है राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसके बाद सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे, उसके बाद 4 नंबर सुझाव आक्षेप पर विचार किया जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और 5 नंबर पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। धारा 160 की यदि हम बात करें तो इसके अंदर योजना को तैयार करने व उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इस धारा में सबसे पहले यह बताया गया है कि सबसे पहले नगर पालिका योजना का प्रारूप तैयार करेगी, अर्थात फॉर्मेट तैयार करेगी कि योजना के अंदर हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं और किस किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे। तो जो प्रारूप तैयार हो जाएगा फिर उसकी एक प्रति को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगी और एक नोटिस जारी करेगी जिसमें एक तारीख दी गई होगी निश्चित कि 30 दिन की तारीख हो सकता है या 45 दिन की तारीख दी गई हो, जिस तारीख के अंदर वह सुझाव और आक्षेप को आमंत्रित करेगी। तो नोटिस में दिया रहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति इस योजना से संबंधित अपने सुझाव और आक्षेपों को दे सकता है नगर पालिका को। और इसके बाद यदि नगर पालिका को ऐसा लगे कि योजना के प्रारूप पर विचार करने के लिए किसी सलाहकार समिति की आवश्यकता है तो वह सलाहकार समिति का भी गठन कर सकती है। और सलाहकार समिति में कौन कौन शामिल होगा उसे हमने प्रश्न के माध्यम से समझ लिया है। तो जब व्यक्तियों के द्वारा व सलाहकार समितियों के द्वारा सुझाव और आक्षेप आमंत्रित होंगे तो उसके बाद नगर पालिका उन सभी सुझावों पर आक्षेपों पर विचार करेगी। विचार करने के पश्चात नगर पालिका उस योजना के प्रारूप को राज्य सरकार को भेजेगी और राज्य सरकार उस योजना का अनुमोदन करेगी और अनुमोदन के बाद वह योजना मंजूर मानी जाएगी। तो यह धारा 160 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आप सभी को पता है जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कंटेंट एक बार डिलीट हो चुका है, ये दोबारा क्लास बनाई जा रही है तो मेहनत भी दोबारा लग रही है, तो आप लोग जरूर लाइक करें। 7वां प्रश्न है, योजना प्रवर्तन की तारीख का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 169, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 151। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 161। धारा 161 में योजना प्रवर्तन की तारीख का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, योजना प्रवर्तन में किस तारीख से आएगी? ऑप्शन ए अनुमोदन की तारीख से, ऑप्शन बी मंजूरी की तारीख से, ऑप्शन सी नोटिस में प्रथम प्रकाशन की तारीख से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नोटिस में प्रथम प्रकाशन की तारीख से। अब हम धारा 161 की बात करें। धारा 161 के अंदर योजना प्रवर्तन की तारीख के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन होने पर नगर पालिका एक नोटिस जारी करेगी जिसमें बताएगी कि योजना का अनुमोदन हो चुका है और इसे जारी करते हुए वह नोटिस निकालेगी। और जब वह नोटिस प्रकाशित हो जाएगा उस नोटिस प्रकाशन की तारीख से ही वह योजना प्रवर्तन में आगे मानी जाएगी। तो ये धारा 161 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण का प्रावधान है। धारा 160 में, ऑप्शन बी धारा 161 में, ऑप्शन सी धारा 162 में, ऑप्शन डी धारा 163 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 162 में। धारा 162 में पश्चातवर्ती उपांतरण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, योजना के पश्चातवर्ती उपांतरण में किसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन ए नगर पालिका का, ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, ऑप्शन सी राज्य सरकार का, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, नगर पालिका योजना में ऐसे उपांतरण कर सकती है
जो उसकी राय में निम्न से संबंधित ना हो। निम्न से संबंधित ना हो। ऑप्शन ए तात्विक स्वरूप में उपांतरण, ऑप्शन बी भूमि के उपयोग की सीमा, ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व के मानकों, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अब हम धारा 162 की बात करें तो इसमें योजना के पश्चातवर्ती उपांतरण के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कोई भी योजना जो प्रवर्तन में आ चुकी है तो उस योजना में नगर पालिका किसी भी समय बदलाव कर सकती है। उपांतरण से अर्थ हो जाएगा बदलाव, तो किसी भी समय उसको बदलाव कर सकती है, लेकिन बदलाव तभी किया जाएगा जब राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन किया गया हो। बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के नगर पालिका किसी भी प्रकार का उपांतरण या बदलाव नहीं कर सकती है। और इस धारा में आगे दिया है कि नगर पालिका इस प्रकार के उपांतरण कर सकती है जो निम्न से संबंधित ना हो, अर्थात उसके तात्विक स्वरूप को ना बदलते हों, किसी योजना के तात्विक स्वरूप को ना बदलते हों, वो भूमि के उपयोग की सीमा से संबंधित नहीं होने चाहिए और जनसंख्या के घनत्व के मानकों से भी संबंधित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के बदलाव वह योजना में कर सकती है। बदलाव की जो प्रक्रिया होगी वह जो मंजूरी के लिए प्रक्रिया थी उसी प्रकार है कि सबसे पहले नगर पालिका जो बदलाव योजना में करना चाहती है उसके लिए नोटिस निकालेगी कि वह क्या क्या बदलाव करना चाहती है और व्यक्तियों के सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करेगी और सुझाव और आक्षेप जब आ जाएंगे तो उन पर विचार करेगी, उसके बाद उनका अनुमोदन करेगी और उसके बाद वह उपांतरण करेगी और उपांतरण करने के पश्चात उसे वह पुनः प्रकाशित करेगी और प्रकाशन करने के बाद ही वह उपांतरण प्रवर्तन में आ जाएंगे। तो यह धारा 162 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है धारा 163 में प्रावधान है। ऑप्शन ए योजना की घोषणा करने का, ऑप्शन बी योजना तैयार करने का, ऑप्शन सी योजना क्रियान्वयन का, ऑप्शन डी योजना की तारीख का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना क्रियान्वयन का। अगला प्रश्न है धारा 164 के तहत इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजना समझी जाएंगी। ऑप्शन ए अवैध, ऑप्शन बी इस अधिनियम के अधीन, ऑप्शन सी अधिनियम के विरुद्ध, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस अधिनियम के अधीन। यदि हम धारा 163 की बात करें तो धारा 163 के अंदर योजना के क्रियान्वयन के बारे में बताया गया है। इस धारा में केवल यही बताया गया है कि जब कोई योजना प्रवर्तन में आ जाएगी तो उस योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। यह धारा 163 के अंदर बताया गया है। धारा 164 में यह बताया गया है कि मान लीजिए यह अधिनियम बनाने से पूर्व भी नगर पालिका ने कई योजनाएं बनाई होंगी, तो उन योजनाओं को भी इस अधिनियम के अधीन समझा जाएगा, अर्थात पूर्व में बनाई गई सभी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन मानी जाएंगी और उन सभी योजनाओं पर वही उपबंध लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन आने वाली सभी योजनाओं पर लागू होते हैं। जैसे उनके संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा, सुझाव और आक्षेप मांगे जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, मंजूरी मिलेगी और प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी। तो इस प्रकार के जो सभी उपबंध हैं वह उस पुरानी वाली योजना पर भी लागू होंगे। अब अगला प्रश्न है योजना का पुनरीक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए धारा 161, ऑप्शन बी धारा 162, ऑप्शन सी धारा 164, ऑप्शन डी धारा 165। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 165 165। अगला प्रश्न है धारा 165 के तहत योजना प्रवर्तन की तारीख से कितने समय के भीतर पुनरीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। धारा 165 में यह बताया गया है कि योजना का पुनरीक्षण किया जा सकता है। उसकी अगर बात करें कि कब तक किया जा सकता है, तो जिस तारीख को योजना प्रवर्तन में आ जाती है उस तारीख से 10 वर्ष के भीतर भीतर योजना का पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण से यदि इंग्लिश वर्ड देखें इसका, तो इसका इंग्लिश वर्ड है रिव्यू। तो किसी भी योजना का रिव्यू किया जा सकता है 10 वर्ष के भीतर भीतर। तो इसके लिए राज्य सरकार नगर पालिका को निर्देश भी दे सकती है और नगर पालिका यदि आवश्यक समझे तो पुनरीक्षण के लिए एक बार पुनः नागरिक सर्वेक्षण करा सकती है, विद्यमान भूभाग का मानचित्र इत्यादि भी तैयार करवा सकती है। अगर इसको उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लीजिए कोई योजना आज से
5 वर्ष पहले आई थी और वह योजना जिस भूभाग के लिए आई थी या भूमि के जिस भाग के लिए आई थी उस समय उसकी स्थिति कुछ और रही होगी। आज 5 वर्ष बाद यदि हम देखें तो उस भूमि पर हो सकता है आवास, उद्योग धंधे या दुकान इत्यादि खुल चुके होंगे। तो नगर पालिका ऐसी स्थिति में पुनः नागरिक सर्वेक्षण करवाती है और मानचित्र भी बनवाती है, जिससे वह उस योजना को रिव्यू करने में सहायता प्राप्त कर सके और बेहतर ढंग से उसका रिव्यू कर सके। तो यह धारा 165 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, विकास क्षेत्र की घोषणा का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 162, ऑप्शन बी धारा 164, ऑप्शन सी धारा 165, ऑप्शन डी धारा 166। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 166। अगला प्रश्न है, विकास क्षेत्र में निम्न कार्य के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी। ऑप्शन ए भवन में आंतरिक कार्य, ऑप्शन बी सरकारी संकर्म, ऑप्शन सी खेती के लिए कुआं, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगर हम धारा 166 की बात करें तो धारा 166 के अंदर विकास क्षेत्र की घोषणा की बात की गई है। इस धारा में बताया गया है कि जब कोई योजना नगर पालिका के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से मंजूर कर ली जाएगी तो नगर पालिका के द्वारा अधिसूचना प्रकाशित करके विकास क्षेत्र की घोषणा की जा सकती है। विकास क्षेत्र से तात्पर्य यह हो जाएगा कि जिस क्षेत्र में वह योजना लागू होने वाली है उसे हम विकास क्षेत्र कहेंगे। तो विकास क्षेत्र की घोषणा होने के बाद कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की लिखित आज्ञा के बिना उस विकास क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसा उपबंध इस अधिनियम में और इस धारा के अंदर दिया गया है कि कोई भी आप विकास का कार्य नहीं कर सकते हो और ना ही भूमि के उपयोग का परिवर्तन कर सकते हो। भूमि के उपयोग के परिवर्तन से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि यदि वह भूमि आवासीय है तो उसमें आवास के अलावा आप अन्य गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के सभी कार्य पर रोक लग जाएगी। लेकिन इस धारा में आगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना भी किया जा सकता है, जिसके अंदर हमने पॉइंट देखे कि भवन में आंतरिक कार्य, यदि आपका कोई भवन उस विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आप उसमें आंतरिक कार्य करा सकते हैं। शर्त यह है कि किसी भी प्रकार से बाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन ना आए। इसी प्रकार सरकारी संकर्म, अर्थात यदि कोई प्राधिकारी है जो सरकार का आदमी हो, वह किसी आदेश के अधीन रहकर उस विकास क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार हम बात करें तो नगर पालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कार्य कर सकती है। आगे दिया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार उस क्षेत्र में निकलने वाले सड़कों, पाइपलाइनों, विद्युत लाइन, गैस लाइन इत्यादि की मरम्मत इत्यादि का भी कार्य कर सकती हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए नगर पालिका की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि यदि उस विकास क्षेत्र के अंदर कृषि भूमि आती है तो उस कृषि भूमि पर खेती से संबंधित किसी प्रकार का मामूली उत्खनन का कार्य किया जा सकता है। और यदि खेती के लिए कुआं खोदने की बात आती है तो उसकी परमिशन नगर पालिका से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कुआं वहां पर खेती के लिए खोद सकते हो। और ऐसी किसी सड़क का जो कृषि भूमि तक कनेक्ट करती हो, कृषि भूमि को मुख्य सड़क से जोड़ती हो, उस सड़क का भी निर्माण आप कर सकते हैं। यह धारा 166 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 167 के तहत विकास क्षेत्र में कौन से कार्य अप्राधिकृत और असंगत होंगे। तो ऑप्शन है बिना अनुज्ञा किए गए कार्य, ऑप्शन बी अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन में किए गए कार्य, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अप्राधिकृत विकास व भूमि के उपयोग का परिवर्तन करने पर जुर्माना है। ऑप्शन ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 2000 रुपये, ऑप्शन सी 5000 रुपये, ऑप्शन डी 10,000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5000 रुपये। अगला प्रश्न है, अधिनियम के उल्लंघन में भूमि या भवन का उपयोग जारी रखने पर जुर्माना है। इसके भी ऑप्शन हो जाएंगे 1000 रुपये, ऑप्शन बी 2000 रुपये, ऑप्शन सी 5000 रुपये, ऑप्शन डी 10,000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 रुपये। अब इन दोनों प्रश्नों में जो अंतर है हम अभी धारा की चर्चा करते समय इसको समझ लेंगे। तो धारा 167 की बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी विकास क्षेत्र है उसमें आप अप्राधिकृत रूप से कोई विकास कार्य कर रहे हैं या योजना के असंगत कोई कार्य कर रहे हैं तो आप पर
शास्ति अर्थात पेनल्टी लगाई जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। तो धारा 167 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति के कहे पर किसी भी प्रकार का कार्य विकास क्षेत्र में नहीं करवा सकता है और ना ही भूमि के उपयोग का परिवर्तन कर सकता है। और यदि उसकी कोई भूमि विकास क्षेत्र के अंदर आ रही है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का भवन इत्यादि या दुकान उस विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति को एक नोटिस देगी कि आप 2 महीने में, 3 महीने में या जो भी कोई भी समय या जो भी समय नगर पालिका निश्चित करे कि इतने समय तक आप अपने भूमि, भवन या दुकान का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यह खाली करनी पड़ेगी आपको कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ विकास का कार्य होना है। तो भूमि के उपयोग के लिए भी कालावधि नगर पालिका द्वारा निश्चित की जाती है। तो इस धारा में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनका उल्लंघन करता है, अब उल्लंघन की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति बिना परमिशन लिए नगर पालिका से उस विकास क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दे, या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति ने परमिशन तो ले ली लेकिन नगर पालिका ने जो शर्तें रखी उनका उल्लंघन कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो किसी व्यक्ति ने अपने भवन में आंतरिक मरम्मत के लिए परमिशन ली, लेकिन उसने आंतरिक मरम्मत के साथ साथ बाहर के भी कार्य कराना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में शर्त का उल्लंघन होगा। तो इस प्रकार किए गए कार्य विकास क्षेत्र में आपराधिकृत माने जाएंगे और योजना से असंगत माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि आपराधिकृत विकास व भूमि के उपयोग का परिवर्तन करने पर कितना जुर्माना होगा, तो इसका अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि विकास क्षेत्र में यदि तो आपने कोई निर्माण कार्य किया या आपने मरम्मत इत्यादि का कार्य किया जो बिना परमिशन के किया हो, या फिर उपयोग का परिवर्तन अर्थात जिस उद्देश्य के लिए वो भूमि या भवन था उसके अलावा आप कोई अन्य प्रयोजन से उसे यूज कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। आप याद रखिए 5,000 रुपये का जो जुर्माना लग रहा है वो आपराधिकृत विकास के लिए और भूमि की उपयोग का परिवर्तन करने पर है। अब जो अगला प्रश्न है उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो उसमें यह बताया गया है कि यदि विकास क्षेत्र में आपकी कोई भूमि है और आप उसका उपयोग कर रहे हो और जब नगर पालिका ने विकास योजना लागू कर दी है तो उसने नोटिस देकर बताया है कि आप 2 महीने तक इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद इसे खाली करेंगे, लेकिन आप फिर भी उपयोग जारी रखते हो, तो ऐसी स्थिति में 2,000 रुपये जुर्माना है। अर्थात भूमि या भवन का उपयोग जारी रखने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है। तो आप इन दोनों का अंतर याद रखिएगा। यहाँ आपराधिकृत विकास और उपयोग परिवर्तन की बात पर 5,000 रुपये जुर्माना है और उपयोग जारी रखने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, धारा 168 के तहत आपराधिकृत विकास को उठाने के लिए नोटिस में समय दिया जाएगा। ऑप्शन ए 10 दिन का, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 30 दिन। अगला प्रश्न है, भूमि के उपयोग जारी रखने पर नोटिस दिया जा सकता है। ऑप्शन ए स्वामी को, ऑप्शन बी अधिभोगी को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब हम धारा 168 की बात करें तो धारा 168 के अंदर आपराधिकृत रूप से जो विकास किया गया है उसको हटाने की अपेक्षा के बारे में बात की गई है। तो इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिकृत रूप से विकास का कार्य करता है या भूमि का उपयोग जारी रखता है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उसको एक नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर व्यक्ति को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो वो निर्माण कार्य को बंद करा दे और जो निर्माण कार्य उसने अवैध रूप से किया है उसको तोड़ दे, उससे यह अपेक्षा की जा सकती है। और यदि वह भूमि का उपयोग जारी रख रहा है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह भूमि के उपयोग को बंद कर दे। तो ऐसा नोटिस उसको जारी किया जा सकता है। यदि नोटिस जारी करने के बाद भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो नगर पालिका उसके द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है उसको तोड़ भी सकती है और भूमि के उपयोग को बंद भी करा सकती है। ये हमने धारा 168 के अंदर देखा। और भूमि के उपयोग की बात अगर की जाए तो अधिकतर हमने केसों में अब तक पढ़ते आए हैं कि भूमि के स्वामी को नोटिस दिया जाता है, लेकिन यदि यहाँ हम बात करें कि यदि कोई भूमि या भवन जो विकास क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है और उसका उपयोग जारी है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस भवन के स्वामी को या फिर यदि अधिभोगी उस भूमि या भवन का उपयोग कर रहा है तो अधिभोगी को भी नोटिस दिया जा सकता है।
तो इस केस में स्वामी को और अधिभोगी दोनों को नोटिस दिया जा सकता है। और आगे इस धारा में बात की गई है कि यदि नगरपालिका के द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को या अवैध विकास को हटाया जाता है तो उसकी जो भी खर्चा आएगा वह उस व्यक्ति से ही वसूला जाएगा जो उस भवन का स्वामी है, और वह यदि नहीं देता है तो उससे भू राजस्व के बकाया की भांति वसूला जाएगा। आगे इस धारा में एक बात यह भी कही गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको जानकारी नहीं है और उसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया या उपयोग जारी रखता है और नगरपालिका से नोटिस प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति उस नोटिस से व्यथित होने के कारण नगरपालिका के समक्ष परमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि नगरपालिका उसको परमिशन दे देती है उस कार्य के लिए तो अपना वह कार्य जारी रखेगा, अन्यथा उसको वह कार्य बंद करना पड़ेगा। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि नगरपालिका उस पूरे कार्य के लिए परमिशन ना दे, सिर्फ उस भवन में कुछ हिस्से पर कार्य करने के लिए परमिशन दे दे, तो जिस हिस्से के लिए परमिशन दी गई है वहाँ कार्य जारी रह सकता है और जिस हिस्से के लिए परमिशन नहीं मिली है वहाँ कार्य नहीं होगा। यह है धारा 168 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ धारा 168 आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। आने वाली क्लास में हम अध्याय 11 की शेष धाराओं को भी कवर कर लेंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।